हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियाँ, 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 वेलेजली की सहायक संधि प्रणाली, डलहौजी की नीतियाँ, ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियाँ, वेलेजली की सहायक संधि प्रणाली, डलहौजी की नीतियाँ, ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियाँ, वेलेजली की सहायक संधि प्रणाली, डलहौजी की नीतियाँ, ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियाँ, वेलेजली की सहायक संधि प्रणाली, डलहौजी की नीतियाँ, ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियाँ, वेलेजली की सहायक संधि प्रणाली, डलहौजी की नीतियाँ। वेलेजली की सहायक संधि प्रणाली क्या है, क्यों लागू किया गया? विशेषताएं प्रावधान, हैदराबाद, मैसूर, अवध, मराठा, मूल्यांकन, लाभ गुण, ब्रिटिश कंपनी को, हानि दोष भारतीयों को। वेलेजली की सहायक संधि प्रणाली क्या है, क्यों लागू किया गया? विशेषताएं प्रावधान, हैदराबाद, मैसूर, अवध, मराठा, मूल्यांकन, लाभ गुण, ब्रिटिश कंपनी को, हानि दोष भारतीयों को। वेलेजली की सहायक संधि प्रणाली क्या है, क्यों लागू किया गया? विशेषताएं प्रावधान, मूल्यांकन, लाभ गुण, ब्रिटिश कंपनी को, हानि दोष भारतीयों को। वेलेजली की सहायक संधि प्रणाली क्या है, क्यों लागू किया गया? विशेषताएं प्रावधान, मूल्यांकन, लाभ गुण, ब्रिटिश कंपनी को, हानि दोष भारतीयों को। वेलेजली की सहायक संधि प्रणाली क्या है, क्यों लागू किया गया? विशेषताएं प्रावधान, मूल्यांकन, लाभ गुण, ब्रिटिश कंपनी को, हानि दोष भारतीयों को। सहायक संधि प्रणाली क्या है? 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 भारतीय राज्यों में हस्तक्षेप कर सहायता देने के बदले धन प्राप्त करने की योजना सबसे पहले फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने बनाई थी। भारतीय राज्यों में हस्तक्षेप कर सहायता देने के बदले धन प्राप्त करने की योजना सबसे पहले फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने बनाई थी। इसी को क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि के माध्यम से अवध के संदर्भ में लागू किया। इसी को क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि के माध्यम से अवध के संदर्भ में लागू किया। इसी को क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि के माध्यम से अवध के संदर्भ में लागू किया। किंतु सहायक संधि नाम देकर सर्वप्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने इसे प्रस्तुत किया। किंतु सहायक संधि नाम देकर सर्वप्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने इसे प्रस्तुत किया। किंतु सहायक संधि का नाम देकर सर्वप्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने इसे प्रस्तुत किया। भारत आगमन के साथ ही वेलेजली ने अपना उद्देश्य स्पष्ट किया कि वह कंपनी को भारत की सर्वोच्च शक्ति बनाना चाहता है। भारत आगमन के साथ ही वेलेजली ने अपना उद्देश्य स्पष्ट किया कि वह कंपनी को भारत की सर्वोच्च शक्ति बनाना चाहता है। साथ ही देशी राज्यों को अधीन करना भी उसका लक्ष्य है। साथ ही देशी राज्यों को अधीन करना भी उसका लक्ष्य है। वस्तुतः यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति चल रही थी और नेपोलियन के साम्राज्यवादी अभियान से ब्रिटिश को चुनौती मिल रही थी। वस्तुतः यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति चल रही थी और नेपोलियन के साम्राज्यवादी अभियान से ब्रिटिश को चुनौती मिल रही थी। ऐसी स्थिति में भारतीय शक्तियों, विशेषकर मैसूर द्वारा फ्रांसीसियों से गठबंधन का प्रयास अंग्रेजों के लिए चुनौती प्रस्तुत कर रहा था। ऐसी स्थिति में भारतीय शक्तियों, विशेषकर मैसूर द्वारा फ्रांसीसियों से गठबंधन का प्रयास अंग्रेजों के लिए चुनौती प्रस्तुत कर रहा था। ऐसी स्थिति में भारतीय शक्तियों, विशेषकर मैसूर द्वारा फ्रांसीसियों से गठबंधन का प्रयास अंग्रेजों के लिए चुनौती प्रस्तुत कर रहा था। अतः एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली की जरूरत है जो भारतीयों को फ्रांसीसियों से दूर रख सके तथा ब्रिटिश का अधीन कर सके। अतः एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली की जरूरत है जो भारतीयों को फ्रांसीसियों से दूर रख सके तथा ब्रिटिश के अधीन कर सके। इसी क्रम में सहायक संधि प्रणाली लागू की गई। इसी क्रम में सहायक संधि प्रणाली लागू की गई। इसी क्रम में सहायक संधि प्रणाली लागू की गई। विशेषताएं प्रावधान, विशेषताएं प्रावधान, विशेषताएं प्रावधान। सहायक संधि करने वाले राज्य में एक ब्रिटिश सेना रखी जाएगी। वस्तुतः संबंधित देश राज्य पर होने वाले किसी आक्रमण से अंग्रेज उसकी सुरक्षा करेंगे और इसके लिए कंपनी उस राज्य में एक सेना रखेगी जिसका खर्च संबंधित राज्य देगा। सहायक संधि करने वाले राज्य में एक ब्रिटिश सेना रखी जाएगी। वस्तुतः संबंधित देशी राज्य पर होने वाले किसी आक्रमण से अंग्रेज उनकी सुरक्षा करेंगे और इसके लिए कंपनी उस राज्य में एक सेना रखेगी जिसका खर्च संबंधित राज्य देगा। सहायक संधि करने वाले राज्य में एक ब्रिटिश सेना रखी जाएगी। वस्तुतः संबंधित देश राज्य पर होने वाले किसी आक्रमण से अंग्रेज उसकी सुरक्षा करेंगे और इसके लिए कंपनी उस राज्य में एक सेना रखेगी जिसका खर्च संबंधित राज्य देगा। संधि करने वाले देशी राज्य की विदेश नीति अंग्रेजों के अधीन रहेगी, अर्थात देशी राज्य युद्ध या शांति के संबंध में किसी अन्य राज्य से कोई समझौता नहीं कर सकते। संधि करने वाले देशी राज्य की विदेश नीति अंग्रेजों के अधीन रहेगी, अर्थात देशी राज्य युद्ध या शांति के संबंध में किसी अन्य राज्य से कोई समझौता नहीं कर सकती। संधि करने वाले देशी राज्य की विदेश नीति अंग्रेजों के अधीन रहेगी, अर्थात देशी राज्य युद्ध या शांति के संबंध में किसी अन्य राज्य से कोई समझौता नहीं कर सकते। संधि करने वाले राज्यों को अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी यूरोपीय अथवा अंग्रेजों के शत्रु राज्य के व्यक्ति को अपनी सेवा में रखने का अधिकार नहीं होगा। संधि करने वाले राज्यों को अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी यूरोपीय अथवा अंग्रेजों के शत्रु राज्य के व्यक्ति को अपनी सेवा में रखने का अधिकार नहीं होगा। संधि करने वाले राज्यों को अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी यूरोपीय अथवा अंग्रेजों के शत्रु राज्य के व्यक्ति को अपनी सेवा में रखने का अधिकार नहीं होगा। देशी राज्य में एक ब्रिटिश प्रतिनिधि के रूप में रेजिडेंट रहेगा। देशी राज्य में एक ब्रिटिश प्रतिनिधि के रूप में रेजिडेंट रहेगा। देशी राज्य में एक ब्रिटिश प्रतिनिधि के रूप में रेजिडेंट रहेगा। कंपनी संबंधित राज्य के आंतरिक मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। कंपनी संबंधित राज्य के आंतरिक मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। कंपनी संबंधित राज्य के आंतरिक मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। संधि करने वाले प्रमुख राज्य, संधि करने वाले प्रमुख राज्य, संधि करने वाले प्रमुख राज्य, संधि करने वाले प्रमुख राज्य। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध।
हैदराबाद मैसूर तंजौर अवध, हैदराबाद मैसूर तंजौर अवध, हैदराबाद मैसूर तंजौर अवध, हैदराबाद मैसूर तंजौर अवध, हैदराबाद मैसूर तंजौर अवध। पेशवा भोसले सिंधिया, पेशवा भोसले सिंधिया, पेशवा भोसले सिंधिया, पेशवा भोसले सिंधिया, पेशवा भोसले सिंधिया। हैदराबाद मैसूर तंजौर अवध, पेशवा भोसले सिंधिया, 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 हैदराबाद मैसूर तंजौर अवध, पेशवा भोसले सिंधिया। मूल्यांकन, मूल्यांकन ब्रिटिश को लाभ, मूल्यांकन ब्रिटिश को लाभ, ब्रिटिश को लाभ, ब्रिटिश को लाभ, ब्रिटिश को लाभ, ब्रिटिश को लाभ। देशी राज्यों को सहायक संधि, देशी राज्यों को सहायक संधि के माध्यम से निशस्त्र कर दिया गया अर्थात उन्हें सैन्य शक्ति से कमजोर कर दिया गया। देशी राज्यों को सहायक संधि के माध्यम से निशस्त्र कर दिया गया अर्थात उन्हें सैन्य शक्ति से कमजोर कर दिया गया। देशी राज्यों को सहायक संधि के माध्यम से निशस्त्र कर दिया गया अर्थात उन्हें सैन्य शक्ति से कमजोर कर दिया गया। अब देशी राज्य अंग्रेज के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकते थे, अब देशी राज्य अंग्रेज के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकते थे, अब देशी राज्य अंग्रेज के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकते थे। ब्रिटिश कंपनी, दूसरा, ब्रिटिश कंपनी की सेनाएं देशी राज्यों के धन से तैयार हो रही थी और इस सेना का प्रयोग भारतीयों के विरुद्ध ही किया जाना था। ब्रिटिश कंपनी की सेनाएं देशी राज्यों के विरुद्ध धन से तैयार हो रही थी और इस सेना का प्रयोग भारतीयों के विरुद्ध ही किया जाना था। ब्रिटिश कंपनी की सेनाएं देशी राज्यों के धन से तैयार हो रही थी और इस सेना का प्रयोग भारतीयों के विरुद्ध ही किया जाना था। इस प्रकार ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार में सहायता प्राप्त हुई, इस प्रकार ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार में सहायता प्राप्त हुई, इस प्रकार ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार में सहायता प्राप्त हुई। फ्रांसीसियों का प्रभाव भारतीय राज्यों से प्राय समाप्त, फ्रांसीसियों का प्रभाव भारतीय राज्यों से प्राय समाप्त, फ्रांसीसियों का प्रभाव भारतीय राज्यों से प्राय समाप्त। ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं की बिक्री हेतु एक बड़ा बाजार मिला, ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं की बिक्री हेतु एक बड़ा बाजार मिला, ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं की बिक्री हेतु एक बड़ा बाजार मिला, ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं की बिक्री हेतु एक बड़ा बाजार मिला। भारतीय राज्यों को हानि, भारतीय राज्यों को हानि, भारतीय राज्यों को हानि, भारतीय राज्यों को हानि। संधि करने वाले देशी राज्य ब्रिटिश सुरक्षा पर निर्भर हो गए, संधि करने वाले देशी राज्य ब्रिटिश सुरक्षा पर निर्भर हो गए, संधि करने वाले देशी राज्य ब्रिटिश सुरक्षा पर निर्भर हो गए। मतलब प्रजा के प्रति उत्तरदायित्व की भावना समाप्त हो गई। वस्तुतः प्रजा के विद्रोह के भय से अभी तक ऐसे शासक जो कुछ उत्तरदायित्व महसूस करते थे, अब ब्रिटिश सुरक्षा की गारंटी प्राप्त होने से विद्रोह का भय समाप्त हो गया। ऐसे में शासक आलसी और विलासी हो गए। अतः प्रजा के प्रति उत्तरदायित्व की भावना समाप्त हो गई। वस्तुतः प्रजा के विद्रोह के भय से अभी तक ऐसे शासक जो कुछ उत्तरदायित्व महसूस करते थे, अब ब्रिटिश सुरक्षा की गारंटी प्राप्त होने से विद्रोह का भय समाप्त हो गया। ऐसे में शासक आलसी और विलासी हो गए। देशी राज्यों की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई, देशी राज्यों की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई, देशी राज्यों की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई। हस्तशिल्प उद्योगों के पतन की प्रक्रिया तीव्र हुई क्योंकि भारतीय शासक हस्तशिल्पों के संरक्षक खरीदार थे, किंतु अब सहायक संधि से बनने के कारण वह संरक्षण देने में असमर्थ हो गए। हस्तशिल्प उद्योगों के पतन की प्रक्रिया तीव्र हुई क्योंकि भारतीय शासक हस्तशिल्पों के संरक्षक या खरीदार थे, किंतु अब सहायक संधि से बनने के कारण वह संरक्षण देने में असमर्थ हो गए। हस्तशिल्प उद्योगों के पतन की प्रक्रिया तीव्र हुई क्योंकि भारतीय शासक हस्तशिल्पों के संरक्षक या खरीदार थे, किंतु अब सहायक संधि से बनने के कारण वह संरक्षण देने में असमर्थ हो गए। इस प्रकार सहायक संधि प्रणाली से देशी राज्य कमजोर हुए, इस प्रकार सहायक संधि प्रणाली से देशी राज्य कमजोर हुए, इस प्रकार सहायक संधि प्रणाली से देशी राज्य कमजोर हुए। उन्होंने सुरक्षा के लिए अपनी स्वतंत्रता गिरवी रखी और अंत में सुरक्षा भी नहीं मिली और स्वतंत्रता भी चली गई। इस तरह ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार में आसानी हुई। उन्होंने सुरक्षा के लिए अपनी स्वतंत्रता गिरवी रखी और अंत में सुरक्षा भी नहीं मिली और स्वतंत्रता भी चली गई। इस तरह ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार में आसानी हुई। देशी राज्यों पर अतिरिक्त वित्तीय व्यय अंग्रेजी सेना के लिए बढ़ा, जबकि अपने राज्य के नागरिकों के लिए व्यय की राशि पर्याप्तता कम हुई। देशी राज्यों पर अतिरिक्त वित्तीय व्यय अंग्रेजी सेना के लिए बढ़ा, जबकि अपने राज्य के नागरिकों के लिए व्यय की राशि की पर्याप्तता कम हुई। देशी राज्यों पर अतिरिक्त वित्तीय व्यय अंग्रेजी सेना के लिए बढ़ा, जबकि अपने राज्यों के नागरिकों के लिए व्यय की राशि की पर्याप्तता कम हुई। साथ ही राज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई, साथ ही राज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई, साथ ही राज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई। डलहौजी की नीतियाँ, 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 विस्तारवादी नीति कार्य, डलहौजी की नीतियाँ, विस्तारवादी नीति कार्य, डलहौजी की नीतियाँ, विस्तारवादी नीति कार्य, डलहौजी की नीति, विस्तारवादी नीतियाँ कार्य, डलहौजी की नीतियाँ, विस्तारवादी नीति कार्य। विस्तारवादी नीति, युद्ध की नीति, पंजाब सिक्किम पेगू दक्षिणी बर्मा, 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 युद्ध की नीति, पंजाब सिक्किम पेगू दक्षिणी बर्मा,
युद्ध की नीति पंजाब सिक्किम पेगू दक्षिणी वर्मा, युद्ध की नीति पंजाब सिक्किम पेगू दक्षिणी वर्मा। शांति की नीति कुशासन के आरोप में अवध, 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 शांति की नीति कुशासन के आरोप में अवध। हड़प नीति अबली गोद निषेध नीति सतारा संभलपुर बघाट उदयपुर झांसी नागपुर। हड़प नीति अबली गोद निषेध नीति सतारा संभलपुर बघाट उदयपुर झांसी नागपुर। हड़प नीति अबली गोद निषेध नीति सतारा संभलपुर बघाट उदयपुर झांसी नागपुर। हड़प नीति अबली गोद निषेध नीति सतारा संभलपुर बघाट उदयपुर झांसी नागपुर। हड़प नीति अबली गोद निषेध नीति सतारा संभलपुर बघाट उदयपुर झांसी नागपुर। हड़प नीति अबली गोद निषेध नीति सतारा संभलपुर बघाट उदयपुर झांसी नागपुर। हड़प नीति अबली गोद निषेध नीति सतारा संभलपुर बघाट उदयपुर झांसी नागपुर। हड़प नीति अबली गोद निषेध नीति सतारा संभलपुर बघाट उदयपुर झांसी नागपुर। हड़प नीति सतारा संभलपुर बघाट उदयपुर झांसी नागपुर। हड़प नीति अबली गोद निषेध नीति सतारा संभलपुर बघाट उदयपुर झांसी नागपुर। कार्य शिक्षा संचार परिवहन सेवा। 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 डलहौजी का काल 1848 से 56। 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 मुक्त व्यापार की नीति का चरण 1813। मुक्त व्यापार की नीति का चरण 1813। मुक्त व्यापार की नीति का चरण 1813। तात्पर्य कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त तथा भारत का दरवाजा प्रत्येक ब्रिटिश के लिए खोल दिया गया। तात्पर्य कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त तथा भारत का दरवाजा प्रत्येक ब्रिटिश के लिए खोल दिया गया। तात्पर्य कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त तथा भारत का दरवाजा प्रत्येक ब्रिटिश के लिए खोल दिया गया। क्योंकि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति, वस्तु उत्पादन अधिक अतः कच्चे माल की प्राप्ति एवं वस्तु बिक्री हेतु बड़े बाजार की जरूरत थी। क्योंकि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति, वस्तु उत्पादन अधिक अतः कच्चे माल की प्राप्तियां वस्तु बिक्री हेतु बड़े बाजार की जरूरत थी। क्योंकि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति, वस्तु उत्पादन अधिक अतः कच्चे माल की प्राप्ति में वस्तु बिक्री हेतु बड़े बाजार की जरूरत थी। अतः अंग्रेजों ने 1813 से भारत में विलय विस्तार की नीति पर बल दिया। अतः अंग्रेजों ने 1813 से भारत में विलय विस्तार की नीति पर बल दिया। अंग्रेजों ने 1813 से भारत में विलय विस्तार की नीति पर बल दिया ताकि प्रत्यक्ष रूप से भारतीय क्षेत्रों पर नियंत्रण कर औपनिवेशिक क्रांति की आवश्यकता की पूर्ति ताकि प्रत्यक्ष रूप से भारतीय क्षेत्रों पर नियंत्रण कर औपनिवेशिक क्रांति की आवश्यकता की पूर्ति ताकि प्रत्यक्ष रूप से भारतीय क्षेत्रों पर नियंत्रण कर औपनिवेशिक क्रांति की आवश्यकता की पूर्ति। विस्तारवादी नीतियाँ। विस्तारवादी नीति। विस्तारवादी नीति। विस्तारवादी नीति। विस्तारवादी नीति। डलहौजी का काल भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विस्तार का काल था। डलहौजी का काल भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विस्तार का काल था। डलहौजी का काल भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विस्तार का काल था। वस्तुतः 1813 के पश्चात ब्रिटिश सरकार की नीति भारत में प्रत्यक्ष रूप से राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बनाने की रही और इसका कारण यह था कि ब्रिटेन में हो रही औद्योगिक क्रांति से एक तरफ कच्चे माल की आवश्यकता बढ़ रही थी तो दूसरी तरफ निर्मित वस्तुओं की बिक्री के लिए एक बड़े बाजार की जरूरत थी। डलहौजी का काल भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विस्तार का काल था। वस्तुतः 1813 के पश्चात ब्रिटिश सरकार की नीति भारत में प्रत्यक्ष रूप से राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बनाने की रही। इसका कारण यह था कि ब्रिटेन में हो रही औद्योगिक क्रांति से एक तरफ कच्चे माल की आवश्यकता बढ़ रही थी तो दूसरी तरफ निर्मित वस्तुओं की बिक्री के लिए बड़े बाजार की जरूरत थी। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने 1813 के अधिनियम के माध्यम से जहां आर्थिक क्षेत्र में मुक्त व्यापार की नीति अपनाई वहीं राजनीतिक क्षेत्र में विलय विस्तार की नीति अपनाई। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने 1813 के अधिनियम के माध्यम से जहां आर्थिक क्षेत्र में मुक्त व्यापार की नीति अपनाई वहीं राजनीतिक क्षेत्र में विलय विस्तार की नीति अपनाई। डलहौजी ने ब्रिटिश हितों को पूर्ति के लिए विस्तारवादी नीति के कर में युद्ध के माध्यम से पंजाब, सिक्किम एवं पेगू को ब्रिटिश राज में मिलाया तो शांतिपूर्ण तरीके से कुशासन के आरोप में अवध को मिलाया तथा हड़प नीति के माध्यम से सतारा, झांसी, नागपुर आदि को मिलाया। डलहौजी ने ब्रिटिश हितों की पूर्ति के लिए विस्तारवादी नीति के कर में युद्ध के माध्यम से पंजाब, सिक्किम एवं पेगू को ब्रिटिश राज में मिलाया तो शांतिपूर्ण तरीके से कुशासन के आरोप में अवध को मिलाया तथा हड़प नीति के माध्यम से सतारा, झांसी, नागपुर आदि को मिलाया। डलहौजी ने ब्रिटिश हितों की पूर्ति के लिए विस्तारवादी नीति के कर में युद्ध के माध्यम से पंजाब, सिक्किम में पेगू को ब्रिटिश राज में मिलाया तो शांतिपूर्ण तरीके से कुशासन के आरोप में अवध को मिलाया तथा हड़प नीति के माध्यम से सतारा, झांसी, नागपुर आदि को मिलाया। इस तरह भारतीय राज्यों के विलय एवं समामेलन की डलहौजी की नीति युद्ध एवं शांति पर आधारित थी। इस तरह भारतीय राज्यों के विलय एवं समामेलन की डलहौजी की नीति युद्ध एवं शांति पर आधारित थी। डलहौजी का व्यवगत सिद्धांत हड़प नीति गोद निषेध नीति। डलहौजी का व्यवगत सिद्धांत हड़प नीति गोद निषेध नीति। डलहौजी का व्यवगत सिद्धांत हड़प नीति गोद निषेध नीति। डलहौजी का व्यवगत सिद्धांत हड़प नीति गोद निषेध नीति। डलहौजी का व्यवगत सिद्धांत हड़प नीति गोद निषेध नीति। पैतृक वारिस न होने की स्थिति में सर्वोच्च सत्ता कंपनी द्वारा अपने अधीनस्थ क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की नीति हड़प नीति कहलाती है, जिसका निर्माण डलहौजी ने किया। पैतृक वारिस न होने की स्थिति में सर्वोच्च सत्ता कंपनी द्वारा अपने अधीनस्थ क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की नीति हड़प नीति कहलाती है, जिसका निर्माण डलहौजी ने किया। पैतृक वारिस न होने की स्थिति में सर्वोच्च सत्ता कंपनी द्वारा अपने अधीनस्थ क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की नीति हड़प नीति कहलाती है, जिसका निर्माण डलहौजी ने किया। डलहौजी ने घोषित किया कि हमारी नीति देशी राज्यों को मिलाने की है
वस्तुतः लंदन स्थित कंपनी के निर्देशक मंडल ने यह नीति बनाई थी कि नए करों की प्राप्ति अथवा नए प्रदेशों की प्राप्ति का कोई असर न छोड़ा जाए। डलहौजी ने घोषित किया कि हमारी नीति देशी राज्यों को मिलाने की है। वस्तुतः लंदन स्थित कंपनी के निर्देशक मंडल ने यह नीति बनाई थी कि नए करों की प्राप्ति अथवा नए प्रदेशों की प्राप्ति का कोई अवसर न छोड़ा जाए। डलहौजी ने इस नीति का पालन करते हुए भारत के ब्रिटिश साम्राज्य के मानचित्र को तीव्र गति से परिवर्तित किया। वस्तुतः इस समय इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति चल रही थी और मुक्त व्यापार की नीति लागू थी। डलहौजी ने इस नीति का पालन करते हुए भारत के ब्रिटिश साम्राज्य के मानचित्र को तीव्र गति से परिवर्तित किया। वस्तुतः इस समय इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति चल रही थी और मुक्त व्यापार की नीति लागू थी। इस औद्योगिक क्रांति की आवश्यकता को डलहौजी ने हड़प नीति के माध्यम से पूरा करना चाहा। इस औद्योगिक क्रांति की आवश्यकता को डलहौजी ने हड़प नीति के माध्यम से पूरा करना चाहा। इस औद्योगिक क्रांति की आवश्यकता को डलहौजी ने हड़प नीति के माध्यम से पूरा करना चाहा। कंपनी ने दावा किया कि जिस तरह मुगल सम्राट सर्वोच्च अधिकार रखता था उसी तरह कंपनी भी रखती है। कंपनी ने दावा किया कि जिस तरह मुगल सम्राट सर्वोच्च अधिकार रखता था उसी तरह कंपनी भी रखती है। कंपनी ने दावा किया कि जिस तरह मुगल सम्राट सर्वोच्च अधिकार रखता था उसी तरह कंपनी भी रखती है। इस तरह कंपनी भारतीय राज्यों को ब्रिटिश राज्य में मिलाने की नीति पर बल दिया। इस तरह कंपनी भारतीय राज्यों को ब्रिटिश राज्य में मिलाने की नीति पर बल दिया। इस तरह कंपनी भारतीय राज्यों को ब्रिटिश राज्य में मिलाने की नीति पर बल दिया। वस्तुतः भारत में राज्यों के उत्तराधिकारी को गोद लेने की प्रथा के संदर्भ में यह कहा गया कि इसे स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना कंपनी के विवेक पर निर्भर है। वस्तुतः भारत में राज्यों के उत्तराधिकारी को गोद लेने की प्रथा के संदर्भ में यह कहा गया कि इसे स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना कंपनी के विवेक पर निर्भर है। इसी क्रम में डलहौजी ने गोद निषेध नीति का निर्माण करते हुए सतारा, जयपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। इसी क्रम में डलहौजी ने गोद निषेध नीति का निर्माण करते हुए सतारा, जयपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। इसी क्रम में डलहौजी ने गोद निषेध नीति का निर्माण करते हुए सतारा, जयपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। परिणाम डलहौजी की विस्तारवादी नीति का परिणाम यह हुआ कि एक विशाल भारतीय भूभाग पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हुआ। डलहौजी की विस्तारवादी नीति का परिणाम यह हुआ कि एक विशाल भारतीय भूभाग पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हुआ। डलहौजी की विस्तारवादी नीति का परिणाम यह हुआ कि एक विशाल भारतीय भूभाग पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हुआ। फलतः उन्हें कच्चे माल की प्राप्ति और निर्मित वस्तुओं की बिक्री के लिए बड़ा बाजार प्राप्त हुआ। इस तरह डलहौजी ने विधिसम्मत तरीके से राज्यों के सम्मेलन की नीति पर चलते हुए भारत में ब्रिटिश मानचित्र को इस गति से परिवर्तित किया जो किसी सैन्य अभियान से संभव नहीं था। इस तरह डलहौजी ने विधिसम्मत तरीके से राज्यों के सम्मेलन विलय की नीति पर चलते हुए भारत में ब्रिटिश मानचित्र को इस गति से परिवर्तित किया जो किसी सैन्य अभियान से संभव नहीं था। डलहौजी के विलय विस्तार की नीति से भारतीय शासक असंतुष्ट हुए। अपने अधिकारों और राज्य से वंचित किए जाने पर इस शासकों ने विद्रोह भी किया, जिसे 1857 के विद्रोह के संदर्भ में समझा जा सकता है। डलहौजी की विलय विस्तार नीति से भारतीय शासक असंतुष्ट हुए। अपने अधिकारों और राज्यों से वंचित किए जाने पर शासकों ने विद्रोह भी किया, जिसे 1857 के विद्रोह के संदर्भ में समझा जा सकता है। और इस विद्रोह के उपरांत भारत से कंपनी शासन की समाप्ति हुई। और इस विद्रोह के उपरांत भारत से कंपनी शासन की समाप्ति हुई। डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य के हितों को पूरा करने हेतु भारत में अनेक कार्य किया। डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य के हितों को पूरा करने हेतु भारत में अनेक कार्य किया। उसने विभिन्न भारतीय राज्यों को प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासन के अधीन लाकर भारत के राजनीतिक एकीकरण में भूमिका निभाई अर्थात आधुनिक भारत का निर्माण किया। उसने विभिन्न भारतीय राज्यों को प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासन के अधीन लाकर भारत के राजनीतिक एकीकरण में भूमिका निभाई अर्थात आधुनिक भारत का निर्माण किया। उसने विभिन्न भारतीय राज्यों को प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासन के अधीन लाकर भारत के राजनीतिक एकीकरण में भूमिका निभाई अर्थात आधुनिक भारत का निर्माण किया। डलहौजी ने आधुनिक शिक्षा पर बल दिया। इसी समय 1854 में उड घोषणा पत्र चार्ल्स उड की अध्यक्षता में गठित आया, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र कहा जाता है। डलहौजी ने आधुनिक शिक्षा पर बल दिया। इसी के समय 1854 में उड घोषणा पत्र चार्ल्स उड की अध्यक्षता में गठित आया, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र कहा जाता है। डलहौजी ने आधुनिक शिक्षा पर बल दिया। इसी के समय 1854 में उड घोषणा पत्र चार्ल्स उड की अध्यक्षता में गठित आया, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र कहा जाता है। इसमें लंदन विश्वविद्यालय की तरह भारत में भी विश्वविद्यालय के निर्माण की बात कही गई। इसमें लंदन विश्वविद्यालय की तरह भारत में भी विश्वविद्यालय के निर्माण की बात कही गई। इसी तरह डलहौजी के काल में सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभ हुई। सर्वप्रथम 1855 लंदन में। इसी तरह डलहौजी के काल में सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभ हुई सर्वप्रथम 1855 लंदन में। इसी तरह डलहौजी के काल में सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभ हुई सर्वप्रथम 1855 लंदन में। इसी तरह डलहौजी के काल में सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभ हुई सर्वप्रथम 1855 लंदन में। डलहौजी ने संचार एवं परिवहन के क्षेत्र में भी कार्य किया। वस्तुतः डलहौजी के काल में 1852 में सर्वप्रथम भारतीय तार विभाग की स्थापना हुई। 1854 में पोस्ट ऑफिस अधिनियम बना, जिसके तहत पहली बार डाक टिकटों का
प्रचलन हुआ। वसुधा डलहौजी के काल में 1852 में सर्वप्रथम भारतीय तार विभाग की स्थापना हुई और 1854 में पोस्ट ऑफिस अधिनियम बना, जिसके तहत पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन हुआ। वसुधा डलहौजी के काल में 1852 में सर्वप्रथम भारतीय तार विभाग की स्थापना हुई और 1854 में पोस्ट ऑफिस अधिनियम बना, जिसके तहत पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन हुआ। वसुधा डलहौजी के काल में 1852 में सर्वप्रथम भारतीय तार विभाग की स्थापना हुई, 1854 में पोस्ट ऑफिस अधिनियम बना, जिसके तहत पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन हुआ। इसी तरह डलहौजी के काल में पहली बार 1853 में रेलवे का परिचालन बम्बई से थाने के बीच हुआ। इसी तरह डलहौजी के काल में पहली बार 1853 में रेलवे का परिचालन बम्बई से थाने के बीच हुआ। इसी तरह डलहौजी के काल में पहली बार 1853 में रेल का परिचालन बम्बई से थाने के बीच हुआ। इसी तरह डलहौजी के काल में पहली बार 1853 में रेलवे का परिचालन बम्बई से थाने के बीच हुआ। डलहौजी ने एक सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। इससे पहले सार्वजनिक निर्माण कार्य सैन्य विभाग के अंतर्गत होता था। यह निर्माण विभाग आधुनिक भारत का निर्माण करता है। डलहौजी ने एक सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। इससे पहले सार्वजनिक निर्माण कार्य सैन्य विभाग के अंतर्गत होता था। यह निर्माण विभाग आधुनिक भारत का निर्माण करता है। डलहौजी ने एक सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। इससे पहले सार्वजनिक निर्माण कार्य सैन्य विभाग के अंतर्गत होता था। यह निर्माण विभाग आधुनिक भारत का निर्माण करता है। डलहौजी ने एक सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। इससे पहले सार्वजनिक निर्माण कार्य सैन्य विभाग के अंतर्गत होता था। यह निर्माण विभाग आधुनिक भारत का निर्माण करता है। डलहौजी ने भारत के सभी बंदरगाह विदेश व्यापार के लिए खोल दिए। उसने बम्बई, कलकत्ता, कराची बंदरगाह पर प्रकाश स्तंभ का निर्माण कराया। फलतः व्यापारिक गतिविधियां बढ़ी। डलहौजी ने भारत के सभी बंदरगाह विदेश व्यापार के लिए खोल दिए। उसने बम्बई, कलकत्ता, कराची बंदरगाह पर प्रकाश स्तंभ का निर्माण कराया। फलतः व्यापारिक गतिविधियां बढ़ी। डलहौजी ने भारत के सभी बंदरगाह विदेश व्यापार के लिए खोल दिए। उसने बम्बई, कलकत्ता, कराची बंदरगाह पर प्रकाश स्तंभ का निर्माण कराया। फलतः व्यापारिक गतिविधियां बढ़ी। डलहौजी ने भारत के सभी बंदरगाह विदेश व्यापार के लिए खोल दिए। उसने बम्बई, कलकत्ता, कराची पर बंदरगाह पर प्रकाश स्तंभ का निर्माण कराया। फलतः व्यापारिक गतिविधियां बढ़ी। डलहौजी के काल में हुए इन कार्यों के आधार पर उसे आधुनिक भारत का निर्माणकर्ता कहा जाता है। डलहौजी के काल में हुए इस कार्यों के आधार पर उसे आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। डलहौजी के काल में हुए इन कार्यों के आधार पर उसे आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। वस्तुतः उसने भारत राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनाकर भारत का राजनीतिक एकीकरण किया। वस्तुतः उसने भारत के राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनाकर भारत का राजनीतिक एकीकरण किया। वस्तुतः उसने भारत के राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनाकर भारत का राजनीतिक एकीकरण किया। साथ ही आधुनिक शिक्षा, संचार व्यवस्था, डाक व्यवस्था, रेलवे आदि का विकास कर आधुनिकता की नींव डाली। किंतु उसके यह सभी कार्य ब्रिटिश औपनिवेशिक, आर्थिक, प्रशासनिक हेतु से परिचालित थी। साथ ही आधुनिक शिक्षा, संचार व्यवस्था, डाक व्यवस्था, रेलवे आदि का विकास कर आधुनिकता की नींव डाली। किंतु उसके यह सभी कार्य ब्रिटिश औपनिवेशिक, आर्थिक, प्रशासनिक हितों से प्रचालित थे। साथ ही आधुनिक शिक्षा, संचार व्यवस्था, डाक व्यवस्था, रेलवे आदि का विकास कर आधुनिकता की नींव डाली। किंतु उसके यह सभी कार्य ब्रिटिश औपनिवेशिक, आर्थिक, प्रशासनिक हितों से प्रचालित थे। हर हर महादेव।